सपना था भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाना। नाम था श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उन्होंने जनसंघ की शुरुआत की, जो आज बीजेपी बन चुकी है, और बंगाल उनके लिए सिर्फ एक राज्य नहीं, एक मिशन था। आज हम इसी मिशन को डिकोड करेंगे और समझेंगे इस कहानी में छुपी उस दृष्टि को जिसने आने वाले कई दशकों की राजनीति का बीज बोया। आज जब बंगाल में बीजेपी एक मजबूत ताकत बनकर उभर रही है, तो एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ये मुखर्जी का सपना सच हो रहा है या फिर कहानी में कुछ और ही ट्विस्ट है? चलिए आज इन आंकड़ों और इतिहास की गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि इतिहास के इस पन्ने का आज के वक्त से क्या कनेक्शन है। शुरुआत करते हैं पहले पहलू से, एक नेता और उनकी सोच। देखिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिर्फ एक नेता नहीं थे, बल्कि एक पूरी सोच थे। वो भारत के पहले इंडस्ट्रियल लीडर्स और सबसे प्रभावशाली थॉट लीडर्स में से एक थे। पॉलिटिक्स में आने से पहले ही उनकी प्रोफाइल कितनी सॉलिड थी, इसका अंदाजा लगाइए। उनके पिता आशुतोष मुखर्जी, जिन्हें लोग प्यार से टाइगर ऑफ बंगाल कहते थे, उनकी लेगेसी को उन्होंने आगे बढ़ाया। इंग्लिश, बंगाली और लॉ में उनके पास डिग्रीज थी, और सबसे कमाल की बात, सिर्फ 33 साल की उम्र में वो कैलकाटा यूनिवर्सिटी के सबसे कम उम्र के वाइस चांसलर बन गए थे। एक ऐसी उपलब्धि जो उनके विजनरी होने का साफ प्रमाण थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उनका पॉलिटिकल सफर कैसे बिल्ड होता है। 1929 में उन्होंने बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल ज्वाइन की और फिर 1939 में हिंदू महासभा में आए। आज़ादी के तुरंत बाद 1947 में उन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में इंडस्ट्री और सप्लाई मिनिस्टर बनाया गया। लेकिन फिर आता है एक बड़ा टर्निंग पॉइंट। 1950 में उन्होंने लियाकत नेहरू पैक्ट के विरोध में अपना इस्तीफा दे दिया, और इसी के बाद 1951 में उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की। अब आते हैं इस कहानी के सबसे अहम हिस्से पर, बंगाल, जो उनके लिए एक मिशन था। बंगाल उनके लिए सिर्फ जन्मभूमि नहीं थी, बल्कि एक पूरा पॉलिटिकल विजन था। उनका कोर फिलॉसफी राष्ट्रवाद पर आधारित था। उनका क्लियर मानना था कि भारत एक मजबूत और एक एकजुट राष्ट्र होना चाहिए, जहां अलग अलग पहचान के बावजूद एक नेशनल आइडेंटिटी हो। बंगाल के लिए उनका मिशन ये था कि वो चाहते थे कि यहाँ भी एक नई राजनीतिक सोच आए, एक ऐसा बदलाव जो देश की बाकी राष्ट्रीय विचारधारा के, और इस दृष्टि को बनाए रखने के लिए उन्होंने कितना बड़ा कदम उठाया, ये देखिए। हम यहाँ तथ्यों को बिल्कुल निष्पक्ष रूप से देख रहे हैं। एक तरफ प्राइम मिनिस्टर नेहरू थे, जो दोनों देशों के माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए लियाकत नेहरू पैक्ट लाए थे। दूसरी तरफ मुखर्जी थे, जिन्हें लगता था कि ये पैक्ट ईस्ट बंगाल के हिंदूज को असुरक्षित छोड़ देगा। अपने लोगों और बंगाल के प्रति उनका समर्पण इतना ज्यादा था कि उन्होंने सरकार की पावर और कैबिनेट की कुर्सी दोनों को एक झटके में छोड़ दिया। और यहीं से शुरू होती है एक नई राजनीतिक दिशा, जनसंघ की शुरुआत। इस इस्तीफे के बाद एक नए मूवमेंट का जन्म हुआ। उन्होंने आरएसएस की तरफ रुख किया ताकि राष्ट्रवाद को समर्पित एक बिल्कुल नई पार्टी बनाई जा सके। तो 1951 में नींव रखी गई भारतीय जनसंघ की, एक ऐसी पार्टी जिसका बेस था राष्ट्रवाद और एकता। अगले ही साल 1952 के चुनावों में पार्टी ने 3 सीट्स जीती। यही जनसंघ आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी बनी। आज की पार्टी इसी पल को अपने पॉलिटिकल सफर का एब्सोल्यूट आगाज मानती है। उनका विश्वास कितना अटूट था, ये उनका एक बहुत ही मशहूर कोट ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट करता है। एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेंगे। कश्मीर को दिए गए स्पेशल स्टेटस के खिलाफ उनका ये स्टैंड बिल्कुल क्लियर था। राष्ट्रीय एकता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके बाद आता है एक नया मोड़, उनका अधूरा सफर और बंगाल की राजनीति का नया चैप्टर। 1953 में कश्मीर में एक प्रोटेस्ट के दौरान उनका निधन हो गया, और इस तरह उनका सफर अचानक अधूरा रह गया। उसके बाद क्या हुआ? सालों तक, कई दशकों तक बंगाल की राजनीति एक बिल्कुल ही अलग दिशा में चलती रही, जो उनके ओरिजिनल विजन से काफी दूर थी। लेकिन इतिहास कभी पूरी तरह गायब नहीं होता, है ना? आज जब बीजेपी बंगाल में अपनी जगह मजबूत कर रही है, तो वो हेविली मुखर्जी का जिक्र करती है। ये उनको बंगाल की मिट्टी के साथ एक ऐतिहासिक कनेक्शन बनाने में मदद करता है, खासकर तब जब विरोधी उन्हें एक आउटसाइडर पार्टी कहने की कोशिश करते हैं। तब मुखर्जी जी की लेगेसी एक फाउंडिंग फादर के रूप में उनके बंगाली रूट्स को मजबूत करती है। अब जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए, ये सच में हैरान करने वाले हैं। 2016 में सिर्फ 3 सीट्स और 10% वोट शेयर।
उसके सिर्फ 5 साल बाद 2021 में 70 सीट्स और 38% वोट शेयर। और लेटेस्ट डेटा प्रोजेक्ट्स करते हैं कि उन्होंने मेजॉरिटी मार्क को भी टच किया है। आज के टाइम पर बंगाल में बीजेपी एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल फोर्स बन चुकी है और ये आंकड़े एक मैसिव पॉलिटिकल मोमेंटम की कहानी सुना रहे हैं। तो सबसे अहम बात ये है कि ये नतीजे सिर्फ किसी हिस्टोरिकल लेगेसी की वजह से तो नहीं आए हैं। फिर धीरे धीरे बीजेपी ने बंगाल में अपनी जगह बनाना शुरू की। ग्राउंड लेवल पर काम, लगातार रैलीज और लीडरशिप ने धीरे धीरे एक नया पॉलिटिकल स्पेस क्रिएट किया। इस लगातार मेहनत और स्ट्रैटेजी ने ही आज चुनावी मैदान में इतनी बड़ी छाप छोड़ी है। तो डेटा और हिस्ट्री दोनों को एक साथ रखने के बाद सवाल वही आता है, क्या ये वही बंगाल है जिसका सपना मुखर्जी ने देखा था? क्या उनकी सोच आज रियलिटी बन रही है, या फिर ये बस आज की पॉलिटिक्स का एक बिल्कुल नया चैप्टर है जहां पुरानी लेगेसी को नई रणनीति से जोड़ा जा रहा है? सच क्या है, ये आप डिसाइड करो। हमने फैक्ट्स, इतिहास के उसूल और आज की चुनावी हकीकत सब कुछ बिल्कुल निष्पक्ष रूप से आपके सामने रख दिया है। क्या वाकई मुखर्जी का सपना पूरा हो रहा है? इस पर गौर कीजिए, सोचिए और खुद तय कीजिए। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए और दिलचस्प विषय के साथ।